आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन एवं संचार क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर परिवहन के बारे में जानेंगे कि परिवहन होता क्या है एक सामान्य सी भाषा में। फिर हमें जो परिवहन के जो प्रकार हैं होते हैं, जैसे जो सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, और जो एक नया परिवहन है पाइपलाइन परिवहन, इनके बारे में जानेंगे। और जो नहरें हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर, इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। फिर आ जाता है संचार में उपग्रह संचार, साइबर स्पेस, इंटरनेट। तो ये भी परिवहन के साधन हैं। तो इसमें भी आपको संचार के बारे में भी पढ़ना है कि संचार से कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर विचार जाते हैं। तो इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि टोटल ऑल इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। देखिए क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि दुनिया का जो भी एक हिस्सा है उस पर ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर सारे वस्तु एक जगह पर पाए जाएं, यानी कि जितने भी बाज़ार है दुनिया की, वो अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। मतलब किसी बाज़ार में कोई चीज़ पाई जाती है तो किसी बाज़ार में कोई चीज़ पाई जाती है। तो जिन बाज़ारों में जो चीज़ उनके पास उपलब्ध नहीं होती वो दूसरे देशों से मंगवाते हैं या फिर दूसरे बाज़ार से मंगाते हैं। एग्ज़ाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए कि इंडिया के पास कॉफ़ी का उत्पादन हुआ और बाकी देशों में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं है, बहुत कम है। जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि वो इंडिया से कॉफ़ी मंगवाएंगे अपने देशों में, और जिन साधनों के द्वारा मंगवाएंगे उन्हें परिवहन के साधन कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्थान पर अगर कोई चीज़ ना पाई जाए तो वो दूसरे स्थान से मंगवाता है, और इनके लिए उसे परिवहन के साधनों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार जीवन का स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन के साधन नहीं थे, तब व्यापार पूरे विश्व में नहीं फैल पाया था। पहले क्या होता था कि पहले परिवहन नहीं होता था, बहुत कम परिवहन होता था, क्योंकि पहले इतना मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ना इतनी परिवहन के साधन आए थे कि हम जान पाते कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे सामान भेजा जाता है। और पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने बस जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे कि वो खुद ही उन वस्तुओं का उपभोग कर सके, ना कि वो किसी दूसरे देश में भेजने लायक वस्तुएं बनाते थे। तो पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब जब से 19वीं सदी, मतलब जब से हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, उसके बाद हम खुद आधुनिक हो गए हैं और हम इन वस्तुओं को दूसरी दुनिया में भेजने लगे हैं और दुनिया से भी वस्तुएं मंगवाते हैं। अब हमें इसमें परिवहन देखना है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें परिवहन क्या होता है। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। देखिए, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान कोई चीज़ ले जाई जाती है तो उसे परिवहन कहते हैं। मान लीजिए कि ये देश अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है। यहाँ से कोई वस्तु एरोप्लेन से यहाँ पर आई तो वो क्या हुआ, परिवहन हुआ। एरोप्लेन से नहीं, या फिर पानी के जहाज़ से यहाँ आई तो भी वो परिवहन हुआ। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु किसी भी माध्यम द्वारा ले जाई जाती है तो उसे परिवहन कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जितने भी साधन होते हैं उन सब का प्रयोग किया जाता है परिवहन में। परिवहन में ये नहीं कि हम किसी एक विशेष गाड़ी का प्रयोग करेंगे। जितने भी आप देखते हैं साधन, जितने आप वायु परिवहन देखते हैं, जल परिवहन देखते हैं या स्थल परिवहन देखते हैं,
उन सबको परिवहन के साधन माना जाता है। पहले क्या होता था कि पहले जो मनुष्य होते हैं और पशु होते हैं उनको परिवहन के साधन माना जाता था। आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं वो माल को ढोते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माल को पशुएं ले जाते थे, तो भी वो भी परिवहन था। तो हम उनको भी परिवहन के साधन मान सकते हैं। अब हमें परिवहन के साधन देखते हैं क्या क्या होते हैं। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थलीय परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। देखिए तीनों तो आपने पढ़े हैं, लेकिन मैंने पाइपलाइन अलग लिखा है क्योंकि पाइपलाइन एक आधुनिक परिवहन है जो कि अभी प्रचलन में है, और शायद आपने इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़ा हो, इसलिए पाइपलाइन को आप डीपली समझना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ये परिवहन के साधन। सबसे पहले एक आपके बॉक्स में एक दे रखा था कि परिवहन जाल क्या होता है। विभिन्न मार्ग विभिन्न स्थानों से जुड़े होते हैं, इस संरचना को परिवहन जाल कहा जाता है। जैसे बनारस से कन्याकुमारी, शिमला से काठमांडू आदि अनेक मार्ग। आपको पता है कि कोई भी मार्ग एक जगह जाकर ख़त्म तो नहीं होता, और ना ही कोई एक रास्ता एक जगह से शुरुआत होकर दूसरी जगह पर ना ख़त्म होता है और ना ही दूसरी जगह से एक जगह पर आता है। यानी कि जो रास्ता होता है वो विभिन्न मार्गों से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी गली में जाते हैं तो वो गली इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी, मतलब जुड़ी हुई होती हैं आपस में, तो उसे परिवहन जाल कहा जाता है। यानी कि एक रास्ता विभिन्न रास्तों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक मार्ग किसी भी मार्ग से जुड़ा हुआ होता है तो उसे परिवहन जाल कहते हैं। अब हमें स्थल परिवहन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सड़कें और रेल मार्गों के बारे में पढ़ना है। सड़कों में आ जाएंगी कच्ची सड़कें, और जो महामार्ग होते हैं हमारे नेशनल हाईवेज, उनके बारे में पढ़ना है। और रेल मार्ग, आप जानते हैं रेल मार्ग क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले हम सड़क परिवहन देख लेते हैं। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। संचलन का मतलब है आवाजाही, यानी कि आवाजाही का मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा जो छोटे स्तर का जो व्यापार करते हैं, यानी कि एक स्थान से हमें अगर दूसरे स्थान पर, मतलब कम दूरी के स्थान पर हमें जाना होता है तो हम सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। प्रथम, ये थोड़ा इसमें रेल मार्ग के बारे में बता दिया गया आपकी बुक में भी, तो इसमें थोड़ा आप पढ़ लेना, बीच में रेल मार्ग के बारे में आया है, वरना रेल मार्ग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आप ये देख लीजिए कि रेल मार्ग की जो शुरुआत थी वो 1825 में हो गई थी, और ये इंग्लैंड में हुई थी। बस आपको ये याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बन भी जाए तो यहाँ से बन जाएगा। प्रथम रेलवे की शुरुआत दुनिया में कब हुई थी। अगर भारत में पूछे तो भारत में आप 1950 में बता दीजिए, क्योंकि चलाई तो गई थी 1953 में। तो आप इनको भी याद रखिए, ये पढ़ लीजिए एक बार। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अब देखते हैं हम आगे। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। देखिए जो सड़क परिवहन क्रांति है वो कैसे आती है। पहले क्या होता था कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इतना नहीं थी, यानी कि सड़कें बहुत कच्ची थी पहले। आपने देखा होगा कि गांव में जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन अब तो हर क्षेत्र में नई नई सड़कों का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन पहले ना सड़कों के बारे में इतना जानते थे कि सड़क का निर्माण करवा से हम परिवहन के साधन बना सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएं ले जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि पशुओं से सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता था, या फिर मनुष्य खुद ले जाता था, तो इसलिए उन्हें सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे भारत में सड़कों का निर्माण कब हुआ है, जब हमारे देश में ब्रिटेन शासन लागू था तो उन्होंने ही सड़कों का निर्माण करवाया था उस समय पे, और उसके बाद से फिर सड़कों का निर्माण जारी है और अब तक भी जारी है, यानी कि अभी भी बहुत सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि सड़कों में क्रांति कैसे आई है, तो आपको बता देना है ये जो मैंने बताया कि पहले सड़कों में, मतलब पहले इतनी सड़कें नहीं थी, नहीं बनवाई जाती थी, और जब से हमारा ब्रिटेन शासन हुआ है, जब से
लोगों ने व्यापार करने की मतलब ये समझा है कि व्यापार मतलब दुनिया में भी व्यापार फैलाया जा सकता है, तो तब से उन्होंने सड़कों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाली स्थल परिवहन का प्रचलन है। देखिए यहाँ पर जो ये हमने पढ़ा अभी तक, ये हमने सड़क परिवहन के बारे में नहीं पढ़ा, ये हमने बस इसका परिचय पढ़ा है। अब सड़कों के बारे में तो हम अब पढ़ेंगे, हम सड़कों के बारे में बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सड़क परिवहन क्या होता है, कैसे इसका विकास हुआ है। सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है। देखिए अब क्या होता है कि जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। मान लीजिए आपको घर से 4-5 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप कौन से परिवहन का इस्तेमाल करेंगे? आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास मतलब बाइक होगी तो आप बाइक से जाएंगे, कोई गाड़ी होगी तो आप गाड़ी से जाएंगे। मतलब सामान ले जाने के लिए कोई सी भी मतलब आप प्रयोग करेंगे तो आप छोटे वाहनों का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको 5-10 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। ये थोड़ी ना कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तब आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी दूरी के लिए तो सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो सड़कें होती है वो एक घर को दूसरे घर से जोड़ देती है, लेकिन ऐसा ट्रेनें थोड़ी करती हैं कि भाई आप घर से निकलो और आपके घर के बाहरी स्टेशन और ट्रेन स्टेशन तक भी, रेलवे स्टेशन तक भी तो आपको मतलब गाड़ियों से जाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनसे जाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इनके लिए सड़क महत्वपूर्ण होती है। तो यही आपको इसमें समझना है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के रखरखाव एवं निर्माण पर भारी खर्च आता है। देखिए सड़कों पर जो निर्माण होता है वो बहुत मतलब ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं। ये थोड़ी ना कि जो सड़क परिवहन है उसका निर्माण का एक बार करवा दिया जाता है तो फिर 15-20 सालों में ही दोबारा करवाया जाता है, उसका निर्माण बार बार नहीं करवाया जाता। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जगह टूटी फूटी सड़कें होती है, लेकिन उनको भी सुधारा जाता है और ये 15-20 साल की अवधि तक ही बनी हुई होती है, इससे पहले इनको नहीं बनवाया जाता। और इनका जो रखरखाव उन पर भारी खर्च आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। देखिए जो जिस पर आप बाइक चला सकते हैं वैसी सड़कें केवल 150 लाख किलोमीटर, मतलब 150 लाख किलोमीटर पूरी दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसमें 150 लाख किलोमीटर पर तो जो ये सड़कें हैं छोटी छोटी जिन पर आप केवल मोटरसाइकिल चला सकते हैं, इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर मतलब बड़े वाहन जा सकें। ऐसी सड़कें जो कि सिर्फ मोटर वाहन चला सकें उस पर वो 150 लाख किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब सड़कों के बारे में हमने बात किया है। अब सड़कों में एक टॉपिक आता है बड़ा, जिसे हम महामार्ग कहते हैं, नेशनल हाईवे। आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कहीं पे NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, ऐसे ये नेशनल हाईवे की जो रैंकिंग होती है उन्हें वो दी जाती है। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इनका निर्माण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा आवागमन के लिए किया जाता है। हमने ये देखा कि जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं वो एक स्थान को दूसरे स्थान से तो जोड़ती है, लेकिन वो कम दूरी के लिए होती हैं। लेकिन हम अगर ज़्यादा दूरी की बात करते हैं, मान लीजिए हमें शिमला से कन्याकुमारी तक जाना है, या फिर शिमला से हमें लखनऊ जाना है और कहीं पे जाना है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो हमें बड़े महामार्ग होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो महामार्ग दूर दूर के जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे विकसित देशों की बात चल रही है। जो विकसित देश होते हैं उनमें बड़े बड़े महामार्ग होते हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है। देखिए जो ये फैक्ट्स आपको ये पता होनी चाहिए, जो कि इसमें बता रहे हैं। जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है,
प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें एक आया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 0.65 बताया इसमें, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि 0.65 कैसे है, यानी कि इतना कम कैसे हो सकता है। तो ये घनत्व की बात हो रही है, ये किसी लंबाई की बात नहीं हो रही है, यानी कि एक घनत्व में ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं उसमें। एक घनत्व कैसे, हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी जो चारों साइड होती है वो घनत्व में मापी जाती है। यानी कि अगर एक घनत्व में ये पूरा एक का होता है, एक घनत्व, यानी कि एक एक अगर इसको नाम दे दिया जाए चारों तरफ एक एक, तो जो अमेरिका का जो एक घनत्व में जो मतलब महामार्गों का जो क्षेत्रफल है वो 0.65 है, यानी कि उससे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो ये माना जाता है कि वहीं पर मतलब अमेरिका में ज़्यादा क्षेत्रफल है महामार्गों का, तो ये घनत्व ऐसे मापा जाता है। भारत का सबसे बड़ा महामार्ग नेशनल हाईवे 7 है, जो कि बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो 7 है। अब हमें रेल मार्ग के बारे में बात करनी है। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, यूएसए, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। देखिए ना, हमने क्या देखा कि हमें छोटी दूरी पे जाना होता है तो हमें छोटी सड़कों का प्रयोग किया जाना है, उससे ज़्यादा दूरी पे जाना है तो हमें बड़ी सड़कों का प्रयोग करना होता है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दूरी पे जाना है और हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हमें रेलों का प्रयोग करना होता है, हम रेलों का प्रयोग करते हैं। तो जो रेल मार्ग होते हैं वो भी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हमें अत्यधिक सामान ले जाना है और अत्यधिक ज़्यादा दूरी पे जाना है हमें, या फिर एक देश से कोई पड़ोसी देशों में भी जाना है तो भी रेल का प्रयोग किया जाता है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ये भी एक फैक्ट आपके लिए, ये भी आपको याद रखना होगा। अब हमें सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूस का जो पार साइबेरियन मार्ग रेल मार्ग है, मैंने यहाँ पे पार नहीं लिखा, पार साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा है, ये आपको याद हो जाएगा अगर आप इसे एक बार पढ़ेंगे, जो कि पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक फैला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर अब ये मैं मैप दिखाऊंगा उसमें नहरें, तो उसमें आप देखना कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग कनाडा का पार कैनेडियन रेल मार्ग है। ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि इसमें कैनेडियन शब्द आ रहा है और ये कनाडा में ही पाया जाता है, जो कि हैलिफैक्स से आरंभ होकर कलगैरी तक जाता है। लेकिन आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पहला रेल मार्ग याद करना है, क्योंकि इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। अब हमें जल परिवहन के बारे में बात करना है। हमने सड़क परिवहन में सड़कों, महामार्ग और रेल मार्ग के बारे में देख लिया है। अब हमें जल परिवहन के बारे में बात करना है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब तक हमने जितने भी मतलब रेल मार्ग देखे, स्थल परिवहन में हमें सड़कें देखी, तो सड़कों का निर्माण हमें करना पड़ता है, सरकार उनका निर्माण करती है। रेल में जो पटरी होती है उनका भी निर्माण सरकार करती है, स्टेशन भी बनवाती है और भी रख रखाव पर इतना खर्चा आता है। लेकिन क्या होता है कि जो जल परिवहन होता है उसके मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया कि जो समुद्र होते हैं, जितनी भी नदियाँ होती है, महासागर होते हैं, उनमें रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें अपने आप ही रास्ते होते हैं और वो किसी एक खास भी स्थान पर नहीं जाते, यानी कि अलग अलग स्थानों को जोड़ते हैं। जो महासागर होते हैं, नदियाँ होती हैं, जिनमें जो शिप वगैरह चलाई जाती हैं, जल परिवहन के साधन चलाए जाते हैं, तो इनमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। ये इसका एक फ़ायदा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, किंतु इसमें समय ज़्यादा लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे सस्ता साधन अगर इन सभी परिवहन में पूछा जाए तो वो जल परिवहन है। ये आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे सस्ता साधन यही माना जाता है। क्योंकि इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है।
मान लीजिए आपको जल्दी से जल्दी किसी देश दूसरे देश सामान पहुंचाना है, तो आप जो जल्दी पहुंचाने वाला जो साधन है, तीव्रतम साधन है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको सबसे सस्ता साधन चाहिए तो उसमें आप जल परिवहन को चूज करेंगे, चाहे आपको समय कितना भी लगे। तो ये होते हैं जल परिवहन। और जल परिवहन में दो नहरों के बारे में भी इसमें बता दिया गया है, सुएज नहर और पनामा नहर। देखिए सुएज नहर पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि सुएज नहर कब खोली गई, या फिर सुएज नहर किन दो देशों की, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, ये भी पूछ लिया जाता है। और पनामा नहर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये नहर है पनामा नहर। सबसे पहले हम सुएज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसमें मैप में बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इस नहर को 1869 में खोला गया था ताकि यूरोपीय देश आसानी से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आ जा सके। ये डेट आपको याद रखनी है, 1869 में इसका निर्माण किया गया था। यानी कि पहले सुएज नहर नहीं थी, 1869 में इसका निर्माण कर दिया गया। और किसने किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो यूरोपीय देश हैं जिनमें ब्रिटेन प्रमुख है, तो उन्होंने इस नहर का निर्माण किया है ताकि वो जो हिंद प्रशांत के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो इंडिया के आसपास के क्षेत्र हैं, उनमें सीधे आ सके और वहाँ से आसानी से व्यापार कर सके। पहले क्या होता था कि पहले उन्हें बहुत घूम के आना पड़ता था नीचे से, लेकिन अब नहर खुल गई है तो उसमें सीधे आ जाते हैं। आप मैप में आपको ये चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, हो सकता है मैप में पूछ लिया जाए। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर तथा गहराई 11 से 15 किलोमीटर गहरी है। इसकी लंबाई केवल 160 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो गहराई है वो भी 11 से 15 मीटर गहरी है। किंतु इस नहर में चुंगी कर भी अधिक लगता है। देखिए चुंगी क्या होता है, एक टैक्स होता है, एक ही प्रकार का टैक्स। जैसे भी आप सामान्य टैक्स देखते हैं वैसे ही टैक्स उसमें होता है, लेकिन उसमें टैक्स ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वो मतलब शॉर्टकट रास्ता है और वहाँ पर मतलब जल्दी व्यापार कर सकते हैं। तो जो वहाँ की जो मतलब जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं जो कि टैक्स वगैरह लेते हैं, वहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, वो ये सोचते हैं कि यहाँ से अगर शॉर्ट मार्क है तो हम इनसे पैसे भी कमाएं, तो वो टैक्स ज़्यादा ले लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजने के लिए। तो इसे चुंगी कर कहा जाए। चुंगी कर का मतलब आपको ध्यान ही रखना है, जो नॉर्मल सा टैक्स होता है वही टैक्स है इसमें। अब पनामा नहर देखते हैं हम। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया एवं यह पनामा नहर में स्थित है। जो पनामा नहर है, ये दोनों नहर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो दोनों नहर हैं वो मानव निर्मित है, यानी कि दोनों नहरों का जो निर्माण है वो मतलब देशों ने किया है, मानव के द्वारा किया गया है, ना कि ये प्राकृतिक नहरें थी। इनका निर्माण किया गया है, ना कि ये नहरें थी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। जो पनामा नहर है यह आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबे अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। तो दोनों की लंबाई आपको ध्यान रखनी है। उसकी 160 किलोमीटर थी, इसकी 72 किलोमीटर है। अब आपको वायु परिवहन से पहले इसमें मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये नहरें। तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कहाँ पर है ये नहरें। देखिए ये इंडिया है, आपको दिख रहा है ये इंडिया है, और ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र है। ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र है और यहाँ पे यूरोपीय देश है। पहले क्या होता था कि यूरोपीय देशों को जब व्यापार करना होता तो यहाँ से घूम के आते थे, यहाँ से घूम के यहाँ पर आते थे। तो देखिए कितना बड़ा मार्ग होता था उनके लिए, बहुत समय लगता था उन्हें, और बहुत ज़्यादा उनके लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था इतनी दूर से जब वो आते थे, तो इसलिए व्यापार ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको दिख रहा है ये जो आपको पतली सी धारी दिख रही है ये सुएज नहर है, यानी कि यहाँ पे सुएज नहर खोल दी गई। और इससे क्या होता है कि अब जो इतनी 13,000 किलोमीटर की इतनी दूरी है ये ख़त्म हो गई। इसलिए आपको लोकेशन याद रखनी है, सुएज नहर कहाँ पे है। बिल्कुल जो आपको अफ्रीका और जो ये यूरोपीय देश है, अफ्रीका और जो यूरोपीय देश है उनके बीच की एक छोटी सी नहर दिखेगी। यहाँ पे लिखा भी होगा, आपने अगर मैप देखा है ध्यान से तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है सुएज नहर की लोकेशन। अब हम पनामा नहर की बात कर लेते हैं। देखिए पनामा नहर यहाँ पे लिखा हुआ है पनामा।
तो आप ध्यान से देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तर अमेरिका है। तो इन दो महाद्वीपों को ये नहर, ये समझ लीजिए, व्यापार के लिए जोड़ती है। पहले क्या होता था कि ये न्यूयॉर्क है और यहाँ पे दूसरा शहर है, कोई सा भी मान लीजिए आप। तो अगर इन्हें व्यापार करना होता था एक देश से दूसरे देश, अगर उन्हें मतलब सस्ते में साधन करना होता था और अब वो मतलब जल से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ऐसे घूम के आते थे, ऐसे घूम के आते थे। लेकिन अमेरिका ने क्या सोचा कि इस नहर, मतलब एक यहाँ पे एक बीच में एक नहर बना दी जाए जिससे कि व्यापार आसान हो और व्यापार आसानी से की जा सके। तो यहाँ पर एक पनामा नहर बनवा दी गई अमेरिका द्वारा। तो ये भी पनामा नगर में आपको याद रखना है। अभी क्या होता है कि ये आसानी से यहाँ जा सकते हैं। तो दोनों नहर की आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। और जो मैंने जो पार्क सैरिबेन रेलमार्ग बताया था वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि एक एंड से शुरू होकर एक एंड तक ख़त्म होता है और ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें वायु परिवहन के बारे में बात करना है। वायु परिवहन क्या है? अब तक हमने 3 परिवहन के साधन पढ़ लिए, 2 परिवहन के साधन पढ़ लिए हैं, स्थल परिवहन और जल परिवहन। अब हमें वायु परिवहन के बारे में पढ़ना है। वायु परिवहन परिवहन का वह तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की मात्रा के लिए यात्री इसे प्राथमिकता देते हैं। देखिए, वायु परिवहन तीव्रतम तो है, ये है कि जल्दी से जल्दी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है और आपके सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा है। आपने देखा होगा कि आप भी कभी भी एरोप्लेन की टिकट बुक कराने जाते हैं तो कितनी महंगी टिकट होती है, वहीं आप अगर जल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महंगा है लेकिन ये तीव्रतम है, क्योंकि किसी की विशेषता होती है तो उसका फिर मतलब नुकसान भी होता है और नुकसान होता है तो फिर फ़ायदा भी होता है, ये भी आपको पता होगा। वर्तमान समय में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हो पाया है जो विमान बनाते हैं और उड़ाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले एक देश से दूसरे देश जाना ऐसा लगता था जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा रहे हो, लेकिन अब क्या होता था कि एक देश से अगर दूसरे देश आप जाते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि एक घर से दूसरे घर जा रहे हो, यानी कि बहुत जल्दी आपको एरोप्लेन दूसरे देश पहुंचा देता है। आपको ये भी पता होगा 2-3 घंटे में आप पड़ोसी देशों में पहुंच सकते हैं। अगर आपको दूर कहीं अमेरिका या फिर किसी और देश में जाना है, ब्रिटेन वगैरह, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि 15-20 घंटे में पहुँचाए। लेकिन जो परिवहन का तीव्रतम साधन है, इसके कारण हम जल्दी किसी स्थान पर पहुँच सकते हैं। अब हमें पाइपलाइन परिवहन के बारे में देखना है, क्योंकि इन जो परिवहन, इतने भी परिवहन आपने अभी पढ़े हैं उन सबसे आप परिचित हैं, लेकिन एक नया परिवहन आया है, पाइपलाइन परिवहन। देखिए, ये समझ लीजिए ये क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये आपको डीपली समझना है। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के आबादित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। अब हमें देखना है कि जो पाइपलाइन परिवहन है वो होता क्या है। आपने कहीं पे देखा है कि कहीं पे पाइपलाइन लगी होती है, उसके द्वारा आप ये देखते हैं कि जल की सप्लाई भी हो रही है। आपने कहीं छोटी पाइपलाइन देखी हो और आपने कहीं ये भी देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पाइपलाइन के द्वारा जल जा रहा है, ये आपने देखा है। लेकिन अब क्या होता है कि जो एक देश से दूसरे देश में भी पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, ताकि जो एक देश से दूसरे देश जो भी मतलब तरलीकृत पदार्थ होते हैं, जैसे तेल होता है या फिर जो ईंधन होता है, गैस होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। आपने रूस और यूक्रेन का जो युद्ध सुना है उसमें आपने ये भी सुना होगा कि जो वहाँ की जो पाइपलाइन है उनको अब नष्ट कर दिया गया है,
क्योंकि इस युद्ध के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए पाइपलाइनों को वहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि पाइपलाइन एक ऐसा परिवहन का साधन बन गया है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को तो पहुँचाता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है, ना कोई किराया लगता है और ना ही कोई मतलब ज़्यादा इसमें खर्चा आता है। इसका निर्माण बस करवा दिया जाता है, हाँ हालांकि इसकी टूट फूट हो जाती है तो उसका भी देख रेख हमें करना पड़ता है। तो पाइपलाइन परिवहन ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है और ये एक नया आधुनिक परिवहन है, ये चलन में भी है। भारत में भी कई क्षेत्रों में ये लगाया जा चुका है। जैसे जो मथुरा की जो तेल फैक्ट्री है वहाँ से पाइपलाइन लगा दी गई है दिल्ली तक के शहरों में, वहाँ से भी मतलब वहाँ से भी तेल और जो गैस वगैरह होती है वो दिल्ली जैसे शहरों में आती है दूसरे क्षेत्रों से। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा लिया जाया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा क्या क्या लिया जाता है, जैसे जल होता है, तेल होता है और प्राकृतिक गैस होती है, इनको पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। जो तरल पदार्थ होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सीमेंट वगैरह या जो कच्चा माल है उसको पाइपलाइन द्वारा ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो केवल तरल पदार्थ होते हैं जो कि बह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको ही पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल बाजारीकरण से जोड़ा जाता है। ये जो देश है इनमें पाइपलाइनों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र तक मतलब जो बाज़ार होते हैं उनमें आसानी से सामानों को पहुंचाया जा सके और ख़र्चा भी कम आए, इसलिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है संचार। संचार क्या होता है, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमारा जो टॉपिक है वो केवल 10 मिनट का बच चुका है, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।